नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में और स्वागत है हमारे उस साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सर्वेक्षण पर, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको परिचित कराएं उस ताज़ा तरीन घटनाओं से जो विश्व मंच पर घट रही हैं, कैसे प्रभावित करती हैं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों को, क्या इनका प्रभाव पड़ेगा हमारी विदेश नीति पर और हमारे राष्ट्र हित पर। अक्सर ऐसा नहीं होता कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट बहुत लंबे समय तक निरंतर चला आए, जैसा हमें देखने को मिल रहा है यूक्रेन में, और वह भी तब जब दो बड़ी महाशक्तियां और ज़्यादा ताकतवर हैं किसी भी और देश से, जब वो आपस में मुकाबले में खड़ी रहती हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन। तब ये संकट बहुत बढ़ जाता है कि यदि कोई विस्फोट होता है तो उसका कितना घातक विश्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा। अनेक विश्लेषकों का मानना है कि इतने बुरे दिन विश्व को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषकों को देखने को नहीं मिले थे 20वीं सदी के मध्य से, जब शीत युद्ध चल रहा था और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसे संकट देखने को सामने आए थे, जिन्होंने विश्व को एक परमाणुविक सर्वनाश की कगार तक पहुंचा दिया था। ऐसा क्यों हो रहा है? रूस क्या करना चाहता है? क्या यूक्रेन का संकट आसानी से समाप्त हो सकता है, या इसका ऐसा विस्फोट होगा जिसका प्रभाव दुनिया के सभी देशों पर घातक सर्वनाशक पड़ सकता है? इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। कुछ घटनाएं पूर्वी एशिया में हो रही हैं, कुछ दक्षिण एशिया में हो रही हैं और कुछ अन्यत्र अफ्रीका में हो रही हैं। कुछ का संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से है और ये सारी चीज़ें आपस में मिली जुली हैं। मगर सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि यूक्रेन के संकट के कारण दुनिया का ध्यान इन सब से थोड़ा हट गया है, जो चिंताजनक है। सबसे पहले बात यूक्रेन की। यूक्रेन का संकट कई महीनों से चला आ रहा है, बल्कि कुछ लोगों का मानना है कुछ महीनों से नहीं, कुछ सालों से चला आ रहा है। जब से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक तरफा सैनिक हस्तक्षेप के बाद क्राइमिया के प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया और रूसी नौसेना को ब्लैक सी में पहुंचा दिया, सेवस्टोपोल के बंदरगाह में तैनात कर दिया, तब से लोगों को लगता है कि उसने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया। और जब इस पूरे घटनाक्रम को पश्चिम और अमेरिका खासकर, जो तब अफगानिस्तान में व्यस्त था, चुपचाप देखता रहा, उसने दुस्साहसिकता बढ़ाई है पुतिन की। मगर इसके बीज और भी पहले जाते हैं। यूक्रेन हमेशा रूस का हिस्सा नहीं था, हालांकि रूस की पहचान के साथ, रूस की अस्मिता के साथ, रूस की राष्ट्र प्रेम के साथ यूक्रेन घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है। यहाँ यूक्रेन की राजधानी कीव में ही रूस की स्थापना हुई थी, जिस बीच से आगे चलकर बड़ा वटवृक्ष रूसी साम्राज्य का राजशाही के दौरान पैदा हुआ। और फिर यूक्रेन कुछ समय के लिए आज़ाद रहा, मगर सोवियत संघ की स्थापना के साथ, बोल्शेविक क्रांति की सफलता के साथ उसका सदस्य वह बन गया। और सोवियत संघ के विघटन के बाद, उस साम्राज्य के विलय के बाद ही एक बार फिर यूक्रेन आज़ाद हुआ। मगर जहाँ तक यूक्रेन की आबादी का सवाल है, वहाँ भी कुछ विचित्र बातें देखने को सामने आती हैं। पूर्वी यूक्रेन का वो भाग जो दोनबास शहर के आसपास है, जहाँ दोनेत्स है, जहाँ लुशांक है, ये जो दो लगभग स्वाधीन स्वायत्त गणराज्य कहलाते हैं, ये यूक्रेन के भीतर हैं मगर स्वायत्त हैं और अपने को एक तरह से स्वाधीन मानते हैं। और वहाँ की संघीय व्यवस्था में काफ़ी इनके कारण असमंजस बना रहता है। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा रूसी भाषा बोलता है, स्लाव वंश का है, भले ही अधिकांश इनमें से लोग यूक्रेनियन भाषा भी बोलते हैं। और सोवियत संघ के काल में इसी इलाके में कोयले की खानों का दोहन शुरू हुआ था, बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ स्थापित किए गए थे। और पूरा यूक्रेन, जो कुल मिलाकर गेहूं की पैदावार के लिए मशहूर है, वो रूस के खाद्यान्नों की ज़रूरत भी पूरा करता था और दुनिया का सबसे बड़ा 5वें नंबर का गेहूं का निर्यातक था। तो ये सारी स्थिति रूस को जोड़ती है बहुत घनिष्ठ रूप के साथ यूक्रेन के साथ। जो ईसाई वहाँ हैं वो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसी तरह का जैसा जिसके अनुयायी पुतिन है, जिसके अनुयायी रूस के लोग हैं। और एक तरह से रूस और यूक्रेन के संबंध ज़्यादा घनिष्ठ हैं बाकी उन गणराज्यों से जिनको यूरोपीय समुदाय का सदस्य बनने से रोक नहीं सका था रूस, मगर उसको उतनी चिंता भी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक आदि से नहीं हुई थी जितना यूक्रेन को लेकर है। पुतिन का ये भी मानना है कि झगड़े की शुरुआत तब से हुई जब से रूस को कमज़ोर समझकर उसके दुर्दिनों में, जब वो अराजकता और आर्थिक असमंजस के दौर से गुजर रहा था, उथल पुथल के दौर से, पश्चिम ने उनको और कमज़ोर करने के लिए रंगीन क्रांतियों की साजिश रची, जो जॉर्जिया में और यूक्रेन में थी। और यहाँ ऐसी सरकारों का गठन हुआ जो मॉस्को विरोधी थी।
इसका जवाब पुतिन ने बड़े कौशल से लंबे अरसे में दिया। जब उनकी स्थिति कुछ सुदृढ़ स्वयं रूस में हुई, उन्होंने ओलिगार्कों की नाक में नकेल पहना दी, अपने को एक छत्र शासक वहाँ का स्थापित कर लिया, तब उन्होंने हस्तक्षेप शुरू किया इन गणराज्यों में जहां जनतंत्र की सुगबुगाहट हो रही थी। तो वो जनतंत्र की जो सुगबुगाहट थी वो तभी तक रही जब तक वहां पुतिन ने हस्तक्षेप नहीं किया। अभी कुछ वर्ष पहले देखें, 2-2.5 साल पहले बेलारूस में जब असंतोष का, आक्रोश का विस्फोट हुआ था, तो वहाँ के एक बहुत ही अलोकप्रिय तानाशाह जो थे, उनको सिर्फ पुतिन के शह समर्थन की वजह से आगे चलते रहने का मौका मिल सका। आज जब रूस ने बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में अपने सैनिक तैनात किए हैं बेलारूस में, तो कुछ लोगों को लगता है उसका एक मकसद ये भी है कि अब बेलारूस कभी उनके चंगुल से, रूस के चंगुल के बाहर न निकल सके। यूक्रेन का संकट समाप्त होने के बाद भी शायद ये सैनिक यहीं बचे रहेंगे। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में जो बड़े पैमाने पर अपने सैनिक तैनात किए हैं, उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है। काफ़ी बड़ी, हज़ारों की संख्या में सैनिक क्राइमियन प्रायद्वीप में भी तैनात हैं। तो एक तरह से यदि युद्ध होता है तो ये कई मोर्चों पर होगा। उत्तर से बेलारूस की तरफ से फौजें हमला करेंगी यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ, दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन से जो है वो हमला होगा इन दोनेत्स्क और लुहांस्क की गणराज्यों को मिला लेने के लिए। रूस की संसद इस तरह का प्रस्ताव पारित भी कर चुकी है, जिसकी अब तक अनदेखी पुतिन ने की है। और दक्षिण से क्रीमिया से भी ये दबाव बढ़ाया जा सकता है ताकि एक गलियारा पूर्वी इन स्वायत्त राज्यों से क्रीमिया तक रूस के हाथ में आ जाए। अब ये सामरिक महत्व का हो सकता है, मगर सोचने की बात यह है कि क्या पुतिन वास्तव में किस भूभाग पर कब्जा करना चाहते हैं? क्योंकि जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, वहाँ की आबादी का लगभग 40% हिस्सा पेंशन याफ्ता बुजुर्ग लोगों का है, जो उत्पादक श्रमिक नहीं हो सकते हैं और ये एक तरह से बोझ ही बन सकते हैं रूस की अर्थव्यवस्था पर। तो अपनी इन गरीब बिरादरों को, अपनी इन बुढ़ाते बिरादरों को स्वीकार करने के लिए अधिकांश रूसी भी तैयार नहीं है, और नहीं ये बुजुर्ग लोग रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने तानाशाही से कुछ हटकर जनतंत्र का शायद सीमित रूप, विकृत रूप ही सही, अपने देश में देखा है। सरकारें भ्रष्ट हो सकती हैं, मगर राष्ट्र प्रेम का जो जज्बा यूक्रेन में है वो द्वितीय विश्व युद्ध के काल से काफ़ी तेज़ होता रहा है, और वो है। और चूंकि सारी जगह में लंबे समय से गोलाबारी होती रही है, बड़ा गृहयुद्ध न सही, छिटपुट सीमित हिंसक घटनाएं घटती रही हैं, इस अस्थिरता, अराजकता के कारण लोगों का जीवन दूभर है। लोगों को लगता था ये तनाव की स्थिति चलती रहेगी। देखते हैं पहले पलक कौन झपकाता है, पहले किसका मनोबल कमज़ोर होता है। और जब पुतिन ने घोषणा की पिछले सप्ताह कि वह अपनी सैनिक टुकड़ियों को पीछे हटा रहे हैं, तो लोगों को लगा कि बाइडेन ने उनकी धौंस धमकी से का सामना सफलतापूर्वक किया है। मगर पुतिन बड़े पुराने शातिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने पीछे हटने का वादा तो किया, ये घोषणा भी की, मगर जो सैटेलाइट उपग्रह से चित्र मिले, जो खुफिया एजेंसियों को जानकारियां मिली, उनसे लगा कि वास्तव में ये फौजें पीछे हटाई नहीं गई थी, बल्कि कई जगह प्रक्षेपास्त्र ला दिए गए थे। और पुतिन ने यह भी घोषणा की कि वो युद्धाभ्यास को देखने के लिए स्वयं इस सरहद पर पहुंचने वाले हैं। अब इस सारे घटनाक्रम को देखें तो लगता यह है कि शतरंज की बिसात में, जिसे ओपनिंग गैम्बिट कहते हैं, कि शुरू में जो अपने मोहरे चलना होता है, बिसात बिछाना होता है, न केवल पुतिन ने वह काम बहुत अच्छी तरह किया, मगर किलेबंदी करने के बाद उन्होंने, जिसे एंड गेम कहते हैं, प्रतिद्वंदी को शह और मात देने के लिए जो घेराबंदी की, उसमें भी वो कहीं अधिक शातिर सिद्ध हुए। उन्होंने बिना लड़े जो 2 बड़े मकसद पूरे कर लिए। वो एक ये था कि यूरोपीय समुदाय के देशों में जो मतभेद था वो खुलकर सामने आ गया। रूस का मुकाबला करने के लिए फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का अंधानुसरण करने से इनकार कर दिया और अपनी अपनी तरह से वार्ताएं, अपने अपने हित को देखते हुए रूस के साथ संवाद को जारी रखने की बात की। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यूरोप निर्भर है अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से आने वाली गैस पाइपलाइन पर, जो नॉर्ड 2 का निर्माण हाल में पुतिन ने किया था। यूँ अमेरिकी दबाव में जर्मनी के नए चांसलर शोल्ज ने यह घोषणा तो की कि यदि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो नॉर्ड 2 को चालू नहीं होने देंगे, मगर इसकी क्या कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। आज वहाँ जो साझा सरकार काम कर रही है, उसमें जो विदेश मंत्री हैं वो ग्रीन पार्टी की हैं, और उनका भी कहना था कि न तो वो परमाणविक ऊर्जा का सहारा लेना चाहते हैं और न तेल, गैस, फॉसिल फ्यूल्स का सहारा लंबे समय तक लेना चाहते हैं। तो दीर्घकालीन दृष्टि से भले ही रूस की गैस पाइपलाइन को संकट है, मगर अगर छोटे समय के लिए देखें तो
इसे दूरदर्शी न कहें कि फ्रांस और जर्मनी के लिए ये गैस बेहद महत्वपूर्ण है। और रूस के लिए रूस पर जो धमकियां दी जा रही हैं कि यदि उसने हमला किया यूक्रेन पर तो उस पर और भी कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो असहनीय होगा, उनके बारे में विश्लेषकों का मानना है कि अभी भी रूस जितने कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करता आ रहा है वर्षों से, यदि इनमें कुछ और जोड़ भी दिए जाएंगे तो पुतिन डरने हिचकने पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि उन्होंने एक वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय साझा बाजार वाली अर्थव्यवस्था की पेशकश बहुत पहले की है। यदि अब उनका बहिष्कार अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली स्विफ्ट से हो भी जाता है तो शायद वो चीन के साथ हाल फिलहाल छोटे समय के लिए, छोटे अंतराल के लिए जो नुकसान उन्हें यूरोप के गैस निर्यात का होगा उसकी भरपाई चीन के साथ कर सकते हैं। उनका विकल्प भले उनको चीन के अलावा नहीं मिलेगा, मगर ये सारी चीज़ें पुतिन के सामने आज भी सुलभ हैं। पिछले हफ्ते कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो चिंताजनक हैं। गोलाबारी शुरू हुई, एक किंडरगार्टन स्कूल को निशाना बनाया गया, कुछ मासूम नागरिकों की जानें गईं और लोगों को लग रहा है कि गोलाबारी निरंतर बढ़ रही है। एक यूक्रेनी सैनिक भी मारा गया है। हाँ, अमेरिका ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि वो सैनिक तैनात नहीं करेगा यूक्रेन में, मगर यदि वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति होती है और मिलिशिया जो पूर्वी यूक्रेन के आक्रमण का सामना करने के लिए पश्चिम में लामबंद हैं, उनको ये चेतावनी दे दी गई कि वो तैयार रहें। हर जवान व्यक्ति जो बंदूक चला सकता है अपने देश की रक्षा के लिए सामने आए। नागरिकों को शहर खाली करने के लिए कह दिया गया है। तो सारे ये अशुभ संकेत इस बात के हैं कि शायद निकट भविष्य में हिंसा का विस्फोट हो सकता है। पूरा गृह युद्ध भले ही न भी हो, तब भी कहीं न कहीं बहुत नुकसानदेह लड़ाई यहाँ लड़ी जाएगी जिसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ेगा। अब उसमें दो तीन बातें हैं कि भले ही परमाणुविक सर्वनाश का खतरा इस समय वैसा नहीं नजर आ रहा है यूक्रेन में जैसा क्यूबाई मिसाइल संकट के समय नजर आता था, मगर कहीं न कहीं ये बात है कि यदि यूक्रेन में जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश है, जिसके साथ संबंध अनेक देशों के हैं और वो अपने निर्यात के लिए वो पश्चिमी सीमाओं के आबाद खुले रहने पर निर्भर करता है, यदि वहाँ तनाव बढ़ता है तो निश्चित रूप से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती रहेगी। और शायद पुतिन चाहते भी यही है कि खोखला सिर्फ स्वरूप बचा रहे यूक्रेनी सरकार का, उसकी संप्रभुता, स्वाधीनता, उसकी जो ललक पश्चिम के साथ जाके मिलने की है, वो सिर्फ एक मौखिक प्रतीकात्मक बनी रहेगी और वो कुछ कर नहीं पाएगा। दूसरी तरफ एक बात सोचने लायक ये भी है कि रूस यदि ये दिखाने में सफल होता है कि पश्चिम ने उसकी धौंस धमकी का सामना करने में वैसा मनोबल नहीं दिखाया, वैसे सार्थक ठोस कदम नहीं उठाए जिसकी वो बार बार बात करते हैं, तो क्या रूस क्रमशः अन्यत्र भी ऐसा और नहीं कर सकता है? मोल्डावा हो या बेलारूस हो, उन पर अपना नियंत्रण और सख्त करने के लिए। और आज नाटो के नेताओं का यह मानना है, यूरोपियन समुदाय के लोगों का यह मानना है कि पुतिन ऐसी मांग कर रहे हैं जिसको स्वीकार करना संभव नहीं है कि यूक्रेन को कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनाने दिया जाएगा, यूक्रेन को की सदस्यता हमेशा के लिए समाप्त यूरोपीय समुदाय में नहीं होगी। मगर यदि आप ठंडे दिमाग से देखें तो नाटो एक ऐसा सैनिक संगठन है जिसका जन्म शीत युद्ध में हुआ था। आज यदि शीत युद्ध नहीं है तो नाटो को जीवित रखने का आखिर तुक क्या है? और यदि नाटो के सैनिकों की तैनाती जर्मनी से हटाकर पोलैंड या हंगरी में की जाती है तो उससे क्या संकेत रूस को मिल रहा है? यदि वो अपनी संप्रभु सीमा के भीतर, जैसा पोलैंड कहता है, हम अपने मित्र देशों की सेनाओं को भी तैनात कर सकते हैं, तो वही तर्क पुतिन भी दे सकते हैं कि वो भी अपनी सीमा के भीतर या अपने मित्र देशों के भीतर युद्धाभ्यास भी कर सकते हैं और सैनिक तैनाती भी कर सकते हैं। मगर कुल मिलाकर समस्या का समाधान निकलना, जैसा भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में कहा, राजनय से ही है। मगर राजनय की सीमाएं होती हैं और ख़ासकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जो राजनय है वो वीटो के निषेधाधिकार के कारण, 5 महाशक्तियों की स्थायी सदस्यता के कारण, 5 महाशक्तियाँ न सही 2 महाशक्तियाँ और 3 बड़ी शक्तियों की सदस्यता के कारण एक जिच की सी स्थिति जो होती है गतिरोध की, वो वहाँ हमेशा बनी रहती है। तो वहाँ सदाशयी इच्छाओं को प्रकट करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक बाकी राजनय का प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सक्रिय हो चुके हैं, वहाँ की विदेश मंत्री और वहाँ की रक्षा मंत्री यात्रा कर चुकी हैं रूस की, अमेरिकी विदेश मंत्री बार बार रूस की यात्रा कर चुके हैं, फ्रांस के और जर्मनी के राजनयिक भी बहुत सक्रिय रहे हैं, मैक्रों सक्रिय हिस्सेदारी ले रहे हैं। मगर इस समस्या का एक और पहलू है जो हमें सोचना चाहिए कि यदि स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो कितनी देर तक ये स्थिति ऐसे चल सकती है कि क्या मिन्स्क समझौता, जिसके अंतर्गत रूस, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका,
इंग्लैंड सब सक्रिय थे कि यहाँ शांति बनी रहे, वो बिल्कुल ही खारिज कर दिया जाएगा। तो फिर बात घुमा फिरा कर अमेरिका और रूस के बीच संवाद में होगी। मगर आज ये दो सिर्फ तथाकथित महाशक्तियों का संवाद नहीं है, इसमें यूरोपीय समुदाय के जो दो बड़े देश हैं, जर्मनी और फ्रांस, उनके राष्ट्रहित निश्चित रूप से अमेरिका से नहीं मिलते हैं। इस तरह यूरोपीय समुदाय का राजनय और नाटो का राजनय, जिसे राजनय कहा जाए, सैनिक राजनय, समानांतर नहीं चल रहा है। भारत के लिए ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि हमारे बहुत घनिष्ठ आत्मीय आजमाए हुए संबंध रूस के साथ रहे हैं और हाल के वर्षों में भारत अमेरिका के काफ़ी करीब जा चुका है। मगर सिवाय कुछ सुझाव देने के भारत यहाँ कुछ भी सक्रिय योगदान देने की स्थिति में नहीं है। हमें अभी रुककर देखना होगा कि आने वाले 1-2 दिनों में चीन में विंटर ओलंपिक्स के समाप्त होने के बाद यदि कोई भड़काऊ हरकत पुतिन करते हैं या पुतिन को भड़काने के लिए कुछ धौंस धमकी, जोर दबाव अमेरिका डालता है, तो उसका क्या प्रभाव घटनाक्रम पर पड़ेगा। जब पूरे विश्व का ध्यान यूक्रेन संकट पर अटका हुआ था, उसी समय उत्तरी अमेरिका में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थीं जिनकी अनदेखी की गई। सुर्खियों में तो खबरें आई, मगर चूंकि लोगों का ध्यान उस संभावित विस्फोट की ओर था यूक्रेन में, कनाडा की ओर ध्यान कम लोगों का गया। इस संकट की शुरुआत हुई थी ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन से। इन ट्रक ड्राइवरों की शिकायत ये थी कि ट्रूडो ने एक सख्त नियम बनाया था कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन नहीं लगाई है वो ट्रक इधर से उधर नहीं ले जा सकते, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सरहद और अंतर प्रादेशिक सरहदों को पार नहीं कर सकते। विडंबना ये है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कनाडा के ट्रक ड्राइवरों में 85% लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरह से वैक्सीन लगवा चुके हैं। केवल 15% लोग ऐसे हैं जो हठ पाले हुए हैं कि न तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई है न लगवाएंगे। उनका तर्क कुछ इस तरह का है कि वैक्सीन लगवाना या न लगवाना उनका अपने मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। तो अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए उन्होंने फ्रीडम कन्वॉय नामक एक आंदोलन शुरू किया और हज़ारों की संख्या में ट्रक चालक बड़े बड़े ट्रक लेकर राजधानी ओटावा पहुंचे। ओटावा की घेराबंदी उन्होंने कर दी और ओटावा के अलावा टोरंटो जैसे बड़े शहरों में भी सार्वजनिक स्थानों पर उन्होंने कब्जा कर दिया, अपने तंबू तान लिए। उनके लिए रासायनिक शौचालय वहाँ बन गए, उनके लिए वहाँ कैंटीनें बन गई और उन्होंने एक जलसे का सा माहौल वहाँ कुंभ मेले का सा पैदा कर दिया, जहाँ जोर शोर से संगीत बजता था, नाच गाना चलता था और वो जोर जोर से अपने भोंपू आधी रात को बजाकर नागरिकों की नींद में विघ्न डालते थे, ये दिखाने को कि उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। शुरू में जो कुछ भी सहानुभूति इन ट्रक ड्राइवरों के साथ कनाडा के नागरिकों की रही हो, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि एक तो न केवल उनकी नींद में खलल पड़ रहा था, उनके आने जाने में खलल पड़ रहा था, यातायात में बाधा पड़ रही थी, मगर शांति और सुव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कनाडा को बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। एक दो मिसाल आप ले लें कि अमेरिका और कनाडा के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर एम्बेसडर्स ब्रिज नाम का एक पुल है, उससे होकर जो यातायात गुजरता है, उसके बारे में ये अनुमान लगाया गया है कि हर रोज़ लगभग $0.5 अरब का आंकड़े का व्यापार यहाँ से गुजरता है। और जब ये पुल अवरुद्ध हो गया, इस पर एक घेराबंदी कर दी गई, चक्का जाम कर दिया गया, तो ये $0.5 अरब प्रतिदिन का नुकसान इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को होने लगा, जिसका प्रभाव न केवल कनाडा पर पड़ा बल्कि सरहद पार संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी पड़ा। जो जुड़े हुए अमेरिकी राज्य हैं, वहाँ फोर्ड मोटर कंपनी का कारखाना है, टोयोटा का कारखाना है, जनरल मोटर्स का कारखाना है, वो सारे कारखाने पहले उन्होंने अपनी शिफ्ट बदली, फिर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उत्पादन हो ही नहीं सकता था, ज़रूरी सामग्री कनाडा से वहाँ पहुँचती नहीं है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स और मोटर गाड़ियाँ कनाडा और अमेरिका के बीच में व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मगर एकमात्र उत्पाद यही नहीं है। वो दूध, सब्जियाँ, फल, खाने पीने का सामान, औषधियाँ दोनों ही तरफ से आती जाती हैं। तो जाहिर है कि इनकी तंगी होना स्वाभाविक था। और ये सिर्फ एक पक्ष था। जहाँ तक सरकार का मानना है, उसका कहना था कि टोरंटो राजधानी में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग $8 लाख प्रतिदिन का खर्च होता है।
और यदि ये ट्रक ड्राइवर वहाँ से अपने इस आंदोलन को वापस नहीं लेते हैं तो निकट भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में लगभग 25-30 लाख डॉलर प्रति दिन का खर्च ये होने को से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सारा घटनाक्रम चल रहा था और विश्लेषकों ने दो तरह की टिप्पणियां की थी। कुछ का मानना था कि ट्रक ड्राइवरों की शिकायत सिर्फ कोविड वैक्सीन के नियमों से लेकर नहीं है, उनको असली आपत्ति, असली आक्रोश उनका ट्रूडो को लेकर है। और ट्रूडो को लेकर क्यों है कि वो सारी शिकायतें ट्रूडो के बारे में थी कि ट्रूडो एक ऐसे ढिलमिल ढीले ढाले नौसिखिए अनुभवहीन लिबरल हैं, उदार हैं कि जिन्होंने कनाडा की महत्ता को कभी समझा नहीं है और कनाडा की आर्थिक प्रगति को बरकरार रखने में असमर्थ रहे हैं। और यदि कनाडा को महान बनना है तो उन्हें एक सख्त जिगरे वाला, कड़े दिल वाला, एक तानाशाह तेवरों वाला शासक चाहिए। तो लोगों को झलक दिखाई दे रही थी कि जिस तरह ट्रंप के चुनाव हारने के बाद ट्रंप समर्थकों ने जो अतिवादी दक्षिणपंथी थे, जिस तरह का हमला हथियारबंद किया था कैपिटल हिल पर, कुछ उसी तरह की हरकत कनाडा में भी जो दक्षिणपंथी अतिवादी हैं उनकी ओर से होती नजर आ रही है। अब यहाँ दो तीन बातों का उल्लेख ज़रूरी है कि कनाडा का जो समाज है वो बहुलवादी समाज है। कनाडा की जो नीति शरणार्थियों के प्रति है वो काफ़ी उदार है और इसके कभी दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। कभी इस्लामी आतंकवाद का हमला वहाँ होता है तो कभी सिख खालिस्तानी तत्व वहाँ कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि कनाडा और भारत के संबंधों में तनाव पैदा होता है। अब तक उन्होंने अपनी शरणार्थी नीति में परिवर्तन का कोई कारण नहीं समझा था और कनाडा की सरकार में, वर्तमान सरकार में भी कुछ सिख भी हैं, कुछ वहाँ के आदिवासी मूल के लोग भी हैं और कई तरह के लोग उस सरकार में हैं। तो कई लोग जो गोरों की सर्वोच्च श्रेष्ठता के हिमायती हैं, जो अमेरिका से उस जहर को ग्रहण कर चुके हैं कि जो गोरों की मानसिकता है, ईसाइयों की मानसिकता है और जो हथियारबंद रहने की उनकी को अपना प्राथमिक अधिकार मानते हैं। भले कनाडा में वो स्थिति गन राइट्स को लेकर वैसी नहीं है जैसी अमेरिका में है, न उस तरह की हिंसा देखने को मिलती है, मगर कहीं ना कहीं ये छूत की बीमारी संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा में पहुंच चुकी है। और यदि ये साजिश का हिस्सा है अपदस्थ करने के लिए ट्रूडो को, तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना था कि जिस तरह से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था इन ट्रक ड्राइवरों की समर्थन में, उसके तार भी विदेश से जुड़े हुए थे। गिव सेंड गो नाम की एक संस्था थी जिसने कई लाख डॉलर चंदा इकट्ठा किया था अमेरिका में और उसे पठाया था इन ट्रक ड्राइवरों के लिए। ये बात अंशतः सच हो सकती है, मगर कई ऐसे समर्थक भी थे जिनकी गिनती लाखों में पहुंचती थी, जो कनाडा के नागरिक थे जिन्होंने भी इनका समर्थन किया हुआ था। अब दुर्भाग्य ये है कि ट्रूडो की पार्टी का की आपत्ति करते हैं, जो आलोचना करते हैं, जो विपक्ष है वहाँ का, वो मुख्य राजनीतिक दल भी बहुत समर्थ नहीं हो सका है अपनी जगह बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर इन अतिवादी दक्षिणपंथी तत्वों को ये मौका मिला है अपने पैर पसारने का। ये निश्चित रूप से चिंताजनक विषय है। एक बात और, जब कनाडा में ये सब चल रहा था तो पहली बार ट्रूडो को मजबूर होकर एक आपातकालीन प्रावधानों को अपनाना पड़ा, जो अब तक कनाडा में कभी नहीं अपनाए गए थे, उनको लागू करना पड़ा। और सख्ती के साथ एक आपातकाल की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस भी चलाई जा सकती है और इन पर स्टन गन भी चलाई जा सकती है, इन पर मिर्ची का पाउडर भी फेंका जा सकता है और इसके बाद जो पानी की बौछार छोड़ने वाली तोपें होती हैं वो भी तैनात की जा सकती हैं और गश्त लगाना रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस ने भी शुरू कर दिया था। हमारे लिए ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा हैं, क्योंकि दुनिया के विकासशील देशों में आंसू गैस भी छोड़ी जाती है, पानी की बौछारों वाली तोपें भी रहती हैं, लाठीचार्ज भी होता है, मगर विकसित देशों में जहाँ ये सारी चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, एक तहलका मचा देती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग ट्रूडो की आलोचना कर रहे थे, एक कमज़ोर, उदार, ढुलमुल अनुभवहीन नौजवान के रूप में अपेक्षाकृत, उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की कि ट्रूडो के हाथ मजबूत हुए और वो तानाशाही तेवर अपनाने को तैयार हो गए। अब इसके बाद भले छितराया जा सका है आंदोलनकारियों को, कुछ आंदोलनकारी भी बचे हैं, डटे हैं अपनी जगह पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को लेकर, और कहीं ना कहीं वो ये भी आलोचना करने लगे हैं कि असली चेहरा तानाशाह का बेनकाब कर चुके हैं ट्रूडो के ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं, कुनबा परस्ती के, तुनक मिजाजी के, वंशवाद के, मगर कुल मिलाकर आने वाले चुनाव में ये सामना, भले आज इस समय ये आंदोलन
हटा समाप्त किया जा सके। मगर कुछ न कुछ वैसी स्थिति है जिस तरह की किसान आंदोलन की भारत में थी कि आने वाले चुनाव में ये जो घाव इस आंदोलन के हैं वो देर तक दर्द करते रहेंगे। एक पक्ष इस आंदोलन का और है कि फ्रीडम कॉन्वॉय की तरह ही देखा देखी यूरोप में भी इस तरह का आंदोलन शुरू हो गया। फ्रांस में भी फ्रीडम कॉन्वॉय चलने लगा और उसने पेरिस पे धावा बोल दिया, पेरिस के जीवन में गतिरोध आ गया राजधानी के। बेल्जियम में भी ऐसा ही देखने को मिला, नीदरलैंड्स में भी देखने को ऐसा ही मिला। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचने को विवश होते हैं कि अमेरिका जब छींकता है तो दुनिया को जुकाम लगता है वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं सच होती नज़र आ रही है। जब ब्लैक लाइव मैटर्स का कोई मामला होता है या मीटू वाला मामला होता है या उपनिवेशवाद के विरुद्ध कोई आंदोलन वहाँ चलता है या वहाँ की आदिवासी मूल निवासियों के पक्ष में कोई आंदोलन चलता है, नारी मुक्ति का विमर्श होता है, तो वो अन्यत्र भी देखने को मिलता है। अब इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते कि मैक्रोन के लिए पुनर्निर्वाचन का वर्ष है। उन्होंने अपनी एक फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अपनी एक कठोर छवि प्रकट करनी है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो जिस तरह से कुछ वर्ष पहले नारंगी बनियान पहले लोगों ने, दक्षिणपंथियों ने हमला बोला था, वहाँ का श्रमिक संगठन जो है उसकी एक विशेषता है कि वो काफ़ी संगठित है और वो पूरा का पूरा मार्क्सवादी या उदारवादी तेवर का नहीं है। जो मध्यमार्गी मैक्रोन है उनके लिए वो चुनौती पहले से थी, ब्रेक्सिट की चुनौती उनके पास है और उसके साथ ही जो इस्लामोफोबिया, इस्लामी उग्रवाद की चुनौती है जिससे सारा यूरोप झेल रहा है, उसका सामना भी वो कर रहे हैं। तो ये जो दक्षिणपंथी तानाशाही अधिनायकवाद का ज्वार है, अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का ज्वार कहना शायद बेहतर है, जो किसी उदार नेता को भी तानाशाही की ओर ले जाते हैं। तो क्या हम भविष्य के बारे में सोचें? अभी हाल में एक जनतंत्र के ऊपर शिखर सम्मेलन हुआ था, ये चर्चा वहाँ भी हुई थी कि क्या कोई खुला समाज, क्या कोई वास्तविक जनतंत्र अपने तानाशाही समर्थक विरोधियों का सामना बिना खुद कुछ तानाशाही तेवर अपनाए कर सकता है, या दक्षिणपंथी अतिवादी नियोनाजियों या कोई भीतरघात उसके साथ कर सकते हैं। तो ये हमारी समझ में विचारणीय प्रश्न है कि फ्रांस, जर्मनी देख रहे हैं कनाडा में क्या हो रहा है और कनाडा के लिए, कनाडा में जो कुछ भी घटनाक्रम घटेगा वो फिर पूरे विश्व में जो जनतांत्रिक शक्तियों के बीच, बुनियादी अधिकारों के बीच, बहुलवादी समाज के बीच और कट्टरपंथी अतिवादी दक्षिणपंथी तानाशाही, गोरों की सर्वश्रेष्ठता आदि के सवाल हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो संघर्ष चल रहा है वो किस तरफ जाता है, ये देखने लायक रहेगा। इन्हीं दिनों पड़ोस में पाकिस्तान में एक बार फिर अस्थिरता का माहौल पैदा होता नजर आ रहा है। सबसे पहले कुछ हिंसक घटनाएं घटी पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर, जब तालिबान लोगों ने हमला बोला, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने हमला बोला पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों पर जलालाबाद के पास के बॉर्डर पर। अब तक ये माना जा रहा था कि जब से तालिबान ने काबुल में अपनी सत्ता जमाई है और उनके समर्थक हक्कानी नेटवर्क के लोग रहे हैं जो पाकिस्तान की ही संतान है, तो लोगों को लगता था कि पाकिस्तान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सामरिक जीत हासिल कर ली है और अब शायद अफगानिस्तान के घटनाक्रम को पाकिस्तान आईएसआई फौज प्रभावित कर सकेंगे। मगर तब से कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला है कि घटनाक्रम इस तरह का चल रहा है। इस हिंसक मुठभेड़ के पहले भी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि तालिबान जो काबुल में है वो अपनी ज़मीन में इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादियों के हमलों को रोकने में या तो जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं या वास्तव में असमर्थ हैं। उनका कहना है कि जो इस्लामिक सल्तनत ऑफ खुरासान प्रांत है जिसकी ज़मीन का जो दावा करते हैं उसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी है और कुछ पाक अधिकृत कश्मीर तक का हिस्सा है, तो उसको यदि वो देखें तो वो पाकिस्तान की एकता और अखंडता के लिए एक ख़तरा जोखिम पैदा कर सकता है। दूसरी बात यह है कि या तो तालिबान अपनी असफलता असमर्थता को छुपाने के लिए बार बार ये बहाना बनाते हैं कि इस्लामी कट्टरपंथी तालिबान के कारण उनके हाथ बंधे हैं, तालिबान के कारण, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारण नहीं बल्कि इस्लामी सल्तनत खुरासान प्रोविंस के कारण। तो इस कारण वो शायद पाकिस्तान को मित्रवत आचरण उसके साथ करने में अब तक असमर्थ हैं। ये तालिबान के साथ बातचीत जारी हो, कई मंचों पर ये बातचीत जारी है, दोहा में भी जारी है, ईरान में भी जारी है, ओस्लो में भी जारी है, मगर कहीं ना कहीं किसी राय ने भी अब तक तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है।
और पाकिस्तान को इसका सामना करना पड़ेगा कि जितनी अस्थिरता अफगानिस्तान में है उसका खामियाजा उसे अब भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो $9 अरब अफगान निधि के उनके पास थे वो उनको देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उसमें से कुछ का उपयोग वो राहत सामग्री के रूप में करेंगे और असंतोष तालिबान का भी बना रहेगा, वहाँ का मानवीय संकट बढ़ता रहेगा और इसका प्रभाव भी पाकिस्तान पर निश्चित रूप से पड़ेगा। ये तो एक घटनाक्रम हुआ। दूसरी सरहद पर भी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बढ़ता जा रहा था। पिछले दिनों बलूचिस्तान में बागियों ने हमले किए, आतंकवादियों ने हमले किए। बलूच बागियों ने, जिन्हें पाकिस्तान आतंकवादी कहता है, बलूच उन्हें अपना स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। एक हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की जानें गई, दूसरे में 5-6 की गई और इसी इलाके में इस तरह के हमले पहले भी होते रहे हैं। कुछ चीनी सहयोगियों सलाहकारों की जानें भी गई हैं और ये इलाका इसलिए सामरिक रूप से संवेदनशील है कि ये जुड़ता है ईरान के साथ और एक तरह से ये जो पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा है वो भी यहीं से होकर गुजरता है। तो पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि वो इस इलाके को शांत और सुव्यवस्थित रख सके। अब तक पाकिस्तान इसमें सफल नहीं हो सका है। इस माहौल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विंटर ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा की थी और वो अकेले ऐसे इक्का दुक्का को छोड़कर, अपवादों को, पुतिन को छोड़कर, उत्तरी कोरिया के लोगों को छोड़कर ऐसे थे जिन्होंने इस विंटर ओलंपिक्स में शिरकत की, क्योंकि जिन लोगों ने अपने खिलाड़ी भी वहाँ भेजे हैं उन्होंने भी राजनयिक बहिष्कार किया है चीन के इन खेलों का, इन ओलंपिक खेलों का, विंटर ओलंपिक्स का। और तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये एक ख़ास दोस्ती का इजहार करने अगर इमरान चीन जा रहे हैं, तो जिसे कहते हैं कि एक लोहे जैसी मजबूत, इस्पात जैसी मजबूत दोस्ती, आयरन फ्रेंडशिप, तो वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वहाँ से लौटेंगे तो उस वफादारी के प्रदर्शन के एवज़ में चीनी शी जिनपिंग उन्हें अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता देंगे या कम से कम ऋण देंगे या कम से कम पुराने ऋण की जो अवधि लौटाने की उसको आगे बढ़ा देंगे। मगर ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, सिर्फ बहुत कुछ अमूर्त गोलमोल वादे किए गए और ये कहा गया कि ये तो मतलब ऐसी दोस्ती है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, आदि आदि। मगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परंपरा है कि यदि कोई शाही दौरा असफल भी होता है तो उसे असफल कोई स्वीकार नहीं करता है। खाली हाथ ही इमरान खान को पाकिस्तान लौटना पड़ा और यहाँ उनकी मुसीबतें फिर भी समाप्त नहीं हुई हैं। उन्होंने बिल गेट्स को आमंत्रित किया। बिल गेट्स पहली पाकिस्तान यात्रा में पहुँचे, उनके सम्मान में एक शाही भोज का आयोजन इमरान खान ने किया जिसमें सेना के बड़े बड़े जनरलों ने हिस्सा लिया। मगर जब इसकी फ़ोटो इस भोज की इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में सरकारी में डाली तो उनको फिर एक बार संकोच में पड़ना पड़ा कि एक चेहरे को इस फोटोग्राफ से हटाया गया था और वो थोड़ा इतना अकुशल तरीके से हटाया गया था कि लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता ही जाता था। तो लोगों ने अटकलबाजी लगाई, मगर कयास ये है कि जो पाकिस्तान की गुप्तचर संगठन है ISI, उसके जो अध्यक्ष जनरल हैं उनको ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इसके लिए कितना शर्मिंदा प्रधानमंत्री को होना पड़ेगा। उन्होंने वो फ़ोटो वहाँ से हटवा दी। यहीं अंत नहीं होता है इमरान खान की समस्याओं का। उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव संसद में पाकिस्तान के रखा गया है। हाल फिलहाल इमरान खान का दावा यह है कि वो इस तूफ़ान से सकुशल निकल आएंगे, अपनी किश्ती को निकाल ले जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है पाकिस्तान में एक ऐसा कानून है कि यदि वो चाहें तो अपनी पार्टी के किसी सदस्य को निष्कासित कर सकते हैं और उसको मतदान में, इस अविश्वास प्रस्ताव में दल बदल से रोक सकते हैं। मगर उनकी अपनी पार्टी को ही पूरा समर्थन, पूरा बहुमत प्राप्त नहीं है। उनके जो साझे के अन्य दल हैं, क्या उनके ऊपर भी ये कानून लागू हो सकता है? क्या उनके सदस्यों को भी निष्कासित कर सकते हैं? और क्या पर्दे के पीछे से सेना ने और गुप्तचर संगठन ने ये हरकतें तेज़ नहीं कर दी हैं कि जो विपक्ष के अन्य नेता एक बार फिर नवाज शरीफ का नाम उछलने लगा है, एक बार फिर वो जो म्यूजिकल चेयर्स का खेल होता है पाकिस्तान में, एक किसी को घर कुर्सी पे बिठाया, किसी को हटाया, किसी को भगाया, किसी को दौड़ाया, किसी को निकाला, किसी को जेल भेजा, ये सारी चीज़ें फिर से शुरू होने वाली हैं। यदि ऐसा होता है और मान लीजिए इमरान खान को अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले या तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण छोड़ना पड़ता है पद, या वो आत्मसम्मानी व्यक्ति हैं, अब तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, उन्होंने अपनी अंदाज में अपनी कार्यशैली अच्छी तरह निभाई है। हाँ, सेना के अनेक जनरलों का ये मानना है कि ये जो, अब इसको दो इंजनों वाली सरकार तो ना कहिए, मगर जिसे अंग्रेजी में हाइब्रिड सरकार कहते थे, मिली जुली सरकार, नागरिक नेता की निर्वाचित और सेना की, ठीक से शायद पूरी तरह नहीं चली है। न महंगाई पर काबू हुआ है, न अर्थव्यवस्था चली है। इसके लिए शायद इमरान खान को दोषी ठहराना गलत है, क्योंकि कहा तो ये जाता था कि वो सेना के ही उम्मीदवार हैं, सेना ने ही उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठवाया है। मगर आज यदि इन दोनों के बीच में मनमुटाव है तो उसका कारण शायद ये है कि या तो सेना स्वयं
पर्दे के पीछे रहकर निरंकुश शासन करना चाहती है, सामने किसी कठपुतले को बिठाकर, जिसकी उम्मीद वो करिश्माई व्यक्तित्व वाले इमरान खान से नहीं कर सकते। दूसरी ये है कि उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा है, शायद वो अब राजनीति से संन्यास लेने की स्थिति की ओर जाएं। मगर ये सारी घटनाएं भारत के लिए बहुत शुभ नहीं समझी जा सकती हैं कि यदि पाकिस्तान में कभी भी आर्थिक अस्थिरता होती है, सामाजिक वैमनस्य बढ़ता है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी नेतागण, सेना और गुप्त संगठन ही नहीं, विपक्षी पार्टियां हों या सत्तारूढ़ पार्टी हो, इशारा बाहर की तरफ करती हैं, भारत की तरफ करती हैं, जो उन्हें अस्थिर करने की कोशिश करता है। और भारत कभी भी इस बात को नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान ने पिछले आधा सदी से ज़्यादा समय से जो गठबंधन किए हैं, शीत युद्ध के दिनों से अमेरिका के साथ, बाद के वर्षों में सन 60 के दशक में चीन के साथ, वो दो ऐसी बैसाखियाँ हैं जिनको पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, हम कितने ही सदाशयी क्यों न हो, हमारे मन में अमन की कितनी ही आशा क्यों न हो, हम न तो पाकिस्तान में नागरिक समाज को उतना प्रभावशाली समझ सकते हैं जितना वो किसी और जनतंत्र में होता है, और न ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना कभी उस विखंडन को भूलेगी जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद भारत की सहायता से हुआ था। जिस तरह से पाकिस्तान ने परोक्ष युद्ध थोपा है भारत में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, उस सब को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो भारत को, शायद भारत के लिए समझदारी की बात यही है, वो यह मान कर चले कि आने वाले कई वर्षों तक पाकिस्तान के साथ बैर भाव ही स्थायी भाव हमारे रिश्तों का रहेगा। हम आशा करते हैं कि इसका विस्फोट किसी सैनिक मुठभेड़ में नहीं होगा। इससे अधिक की उम्मीद करना पाकिस्तान से कोई भी नेता हो, इमरान खान या उनका कोई दूसरा उत्तराधिकारी, व्यर्थ है। हाल की एक और महत्वपूर्ण घटना भारतीय विदेश मंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा रही है। क्वाड्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए डिजिटली नहीं, वर्चुअली नहीं, सशरीर। क्वाड्स भारतीय विदेश नीति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पेशकश समझी जाती रही है। जब ये इसका गठन हुआ था तब ये माना जा रहा था कि चीन के प्रभाव को दक्षिण हिंद महासागर में और प्रशांत क्षेत्र में संतुलित करने के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका इस संगठन में रहेगी। इस संगठन का सुझाव सबसे पहले सुनामी के बाद तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने दिया था, और धीरे धीरे उस सहकार के बाद ये आशा जगी थी कि तकनीकी सहकार के बाद, सांस्कृतिक सहकार के बाद शायद सामरिक सहकार भी इससे मजबूत होगा, और भारत ने सहर्ष इसमें हिस्सा लेना स्वीकार किया। मगर अभी ये आशाएं अंकुरित भी नहीं हुई थी कि अमेरिका ने एक और संगठन को जन्म दिया जिसका नाम है ऑकुस। ये ऑकुस नाम का जो संगठन था, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और यूएसए शामिल थे। इसको ही प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई थी सामरिक संतुलन की इस क्षेत्र में, सामरिक मौजूदगी की इस क्षेत्र में अमेरिकियों की वापसी के बाद। अमेरिका को हमेशा चीन इस क्षेत्र में एक बाहरी शक्ति कहता था, और अमेरिका के वियतनाम युद्ध के साथ जो जुड़ी यादें हिंद चीन के क्षेत्र में थी वो भी कोई बहुत मधुर नहीं थी, और अमेरिका की जो छवि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कामकाज के कारण थी, उससे भी लोगों को कुछ हिचक होती थी, बहुत सहर्ष सोत्साह किसी सैनिक संगठन में हिस्सेदारी की। तो इस अर्थ में ओकुस जो था वो एक नया संगठन था जहाँ फिर गोरे अंग्रेजी भाषी लोग एक साथ आ रहे थे, और ऑकुस के संगठन के साथ ही क्वाड्स हाशिए पर पहुंच गया, उसका उन्मूलन शुरू हो गया। न केवल भारत के लिए, भारत को लगा कि उसको झूठी आशाएं दिलाई गई थी, उसको जो महत्व उदीयमान शक्ति के रूप में दिया जा रहा था, प्रशांत क्षेत्र में उसके सीमित संसाधनों को फैलाने, निवेश के लिए उकसाया जा रहा था, वो सब एक मृगमरीचिका थी। उससे कहा गया नहीं, आपका अवमूल्यन नहीं हुआ है, आप वैक्सीन राजने में काम करेंगे, आप आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई पे काम करेंगे, आप मौसम बदलाव की जो राजनीति है उसका मुकाबला कैसे करेंगे, इसके बारे में समर्थ योगदान, अपना सार्थक रचनात्मक योगदान देंगे। मगर सामरिक चीज़ें इसके एजेंडा से, इसके क्षेत्र से बाहर चली गई। केवल भारत नहीं निराश हुआ, अमेरिका के संधि मित्रों में फ्रांस को सबसे ज़्यादा दुख इससे हुआ, क्योंकि फ्रांस से जो परमाणुविक पनडुब्बियाँ ऑस्ट्रेलिया खरीदने वाला था उसने वह सौदा रद्द कर दिया, और उनके बदले वो ब्रिटेन में बनी परमाणुविक पनडुब्बियाँ खरीदने के लिए का फैसला उसने सार्वजनिक किया। फ्रांसीसी नेताओं ने कहा ये उनकी पीठ में छुरा भोंकना है, उनके साथ विश्वासघात है। अमेरिकी राष्ट्रपति माफ़ी मांगने को बाध्य हुए कुछ देर सवेर, मगर माफ़ी मांगना बहुत कम था, बहुत देर से हुआ।
ये स्थिति ये थी कि फ्रांस को नुकसान हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने जो भी तर्क दिया कि पनडुब्बियाँ ये बेहतर हैं, सस्ती हैं, तत्काल मिल रही हैं, आदि आदि, फ्रांस का कहना था वो सारे सुधार करता आ रहा था जो कुछ ऑस्ट्रेलिया ही चाहते थे। मगर भारत के लिए समस्या का एक और पहलू है। अब तक हम लोग ये मानकर चलते थे कि क्वाड्स हो या कहीं और, भारतीय नौसेना की उपस्थिति दक्षिणी हिंद महासागर में और इस पूरे भूभाग में सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। अब यदि ब्रिटेन की बनी परमाणु पनडुब्बियाँ ऑस्ट्रेलिया के पास आती हैं और वो यहाँ तैनात की जाती हैं तो जाहिर है कि उनका मुकाबला करने वाली नौसैनिक सामर्थ्य पनडुब्बियों की या जंगी जहाज़ों की भारत की नहीं है। तो भारत एक तरह से दोयम दर्जे का साझीदार उस सामरिक योजना में, अभियान में बनेगा जिसमें कभी उसे प्राथमिक भूमिका दी जा रही थी। दूसरी आशा अपेक्षा ये थी कि जो ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ है चीन के साथ तनाव बढ़ने के कारण निर्यात के घटने से, उसकी भरपाई एक सीमा तक, एक बड़ी सीमा तक वो भारत के साथ उभय पक्षी व्यापार को बढ़ाकर कर लेगा। एक हद तक ये हुआ भी है। अडानी समूह ने कोयलों की खान पर अपना अधिकार स्वामित्व स्थापित किया, वो भी एक विवादित विषय रहा क्योंकि उसमें फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधनों का था जिससे कार्बन प्रसरण होता है। उस खदान के साथ जुड़ी हुई जो जीवन शैली थी वहाँ के आदिवासियों की, उसको लेकर सवालिया निशान खड़े थे। और सबसे बड़ी बात जो है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो भौगोलिक दूरी है उसको देखते हुए ऐसे किसी व्यापार आदान प्रदान को बहुत नहीं पनपाया जा सकता जिसमें बहुत भार हो, बहुत दूरी हो और उसका माल ढोने का व्यय इतना ज़्यादा हो कि वो लाभ लागत कम होने लगे। अब इसके अलावा जो निर्यात ऑस्ट्रेलिया से होता है वो खाद्य सामग्री का होता है, मुख्यतः मांस का होता है, बीफ का होता है, पोर्क का होता है, कुछ मवेशियों का होता है, डेयरी पदार्थों का होता है, वाइन मदिराओं का होता है, फलों आदि का होता है। और इन सब का गंतव्य एकाएक मोड़कर भारत की ओर नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत में इनकी उस तरह की खपत नहीं है। और यदि आप पोर्क और मदिरा आदि को देखें तो उसकी खपत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी नहीं है, इंडोनेशिया जैसे देशों में। तो कमोबेश भारत को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि क्वाड्स का मुख्य मकसद उभय पक्षी व्यापार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बढ़ाना नहीं था। तो जब हमारे विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उन्हें दो तीन चीज़ों के बारे में लौटने के बाद प्रकाश डालना चाहिए कि आज भले भारत के विद्यार्थी बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं और उनकी फ़ीस का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लाभदायक है आमदनी के लिए ऑस्ट्रेलिया की। चीन के विद्यार्थियों की संख्या ही अभी हमसे वहाँ ज़्यादा है, मगर भारत से पर्यटक भी वहाँ जाते हैं। मगर पर्यटन को बढ़ाना या शिक्षा उद्योग को बढ़ावा देना तो इसका क्वाड्स का मकसद नहीं था। आज यदि क्वाड्स का मकसद मौसम बदलने से जो परिवर्तन आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया उसका शिकार रहा है, जंगलों में आग लगती रही है और भारत भी चिंता तो रहे समुद्र की सतह बढ़ने का, और दक्षिण पूर्व एशिया के देश, प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीप सब चिंतित हैं। मगर ये बातें, घोषणाएं, एक अच्छे इरादे, इनका ऐलान करना एक बात है और ठोस सहकार क्या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में इस संबंध में। और न केवल ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड्स है, ये चतुष्कोणीय सहकार का मंच है, तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। वैक्सीन राजनय है, ठीक है, मगर फिर भी क्या वैक्सीन राजनय में भारत ने जो वादे किए थे, जो उसने अपने इरादे प्रकट किए थे, उनको वो पूरी तरह पालन कर सका है वैश्विक महामारी का सामना करने में? इसके बारे में न केवल दूर दराज के देशों में सवालिया निशान अभी से लगाए जाने लगे हैं। और अब आज ये भी स्थिति है कि कई बड़ी दवा कंपनियों ने घोषणा कर दी है कि वो अपने पेटेंट्स को लागू नहीं करेंगे और अफ्रीका के कुछ देशों में, ब्राज़ील में, क्यूबा में, अन्यत्र भी वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। तो वैक्सीन राजनय में सहकार की संभावना भी संकुचित है। एक तरह से ये भारत को संतुष्ट रखने के लिए दिए गए तर्क हैं कि वो मौसम बदलाव की राजनीति हो, वैक्सीन का राजनय हो, वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई हो, क्वाड्स उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें कहीं जाहिर है कि हम इस बहुपक्षीय मंच के सदस्य हैं, उसे ठुकराएंगे नहीं, नकारेंगे नहीं। हमारे भी घनिष्ठ संबंध, अच्छे संबंध जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, मगर कुल मिलाकर हमको इस बारे में सतर्क रहना होगा कि क्वाड्स किस हद तक हमारे राष्ट्र हित के लिए अनिवार्य है, प्राथमिकता उसकी बहुत ऊंची है, या एक ऐसा मंच है जिस पे हम बने रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे, मगर हमारी प्राथमिकताएं इससे निश्चित नहीं हो सकती। इस सप्ताह इतना ही।
बहुत संक्षेप में हम लोग देखते हैं कि हमने क्या क्या इस बार दृष्टिपात किया। सबसे पहले यूक्रेन का संकट, जहां दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं, संकट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, और भले ही वहां सैनिक मुठभेड़ तत्काल न हो, मगर एक गृहयुद्ध के आसार, लंबे गृहयुद्ध के आसार निश्चित रूप से नजर आ रहे हैं, जो एक आर्थिक संकट पैदा कर सकता है, अराजकता पैदा कर सकता है यूक्रेन के लिए, और जिसका कुछ ना कुछ असर दुनिया के अन्य देशों पर पड़ेगा, खासकर यूरोपीय समुदाय पर, नाटो संगठन पर, और कहीं ना कहीं भारत पर भी, जिसके घनिष्ठ संबंध रूस और अमेरिका के साथ हैं। दूसरी घटना जो चिंता का विषय है वो कनाडा में ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन, प्रदर्शन था, क्योंकि वो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन नहीं था, उससे वो मानसिकता प्रकट होती है कि जो अतिवादी, दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी, जो गोरों की श्रेष्ठता में विश्वास रखने वाले तत्व हैं, वो अपने अधिकारों को अपने कर्तव्यों के ऊपर रखते हैं और दूसरों की जान जोखिम में डाल सकते हैं, भले वैश्विक महामारी का मामला हो। और कहीं ना कहीं उससे वो मानसिकता का टकराव पता चलता है, जो जनतांत्रिक मानसिकता है, बहुलवादी उदार मानसिकता है, और एक कट्टरपंथी असहिष्णुता है। और वो कट्टरपंथी असहिष्णुता के आक्रामक रूप अगर सामने आता है, तो क्या जनतंत्र अपनी रक्षा के लिए जब तानाशाही अधिनायकवाद वाले तेवर अपनाता है, तो कहीं ना कहीं क्या जनतंत्र की जड़ें कमज़ोर नहीं होती हैं। फिर बात आती है पड़ोस की, जहां पड़ोस में एक बार फिर अस्थिरता का माहौल पैदा होता नजर आ रहा है, जो भारत के लिए निश्चय ही संतोष का विषय नहीं हो सकता है। और अंत में जो क्वाड्स का मंच है, उसको कितनी प्राथमिकता भारत को अपनी विदेश नीति में अपने राष्ट्र हित के संरक्षण संवर्धन के लिए देनी चाहिए, ये सवाल बचा रह जाता है। इस पर आप विचार कीजिए, अपने मन से विश्लेषण कीजिए और सोचिए कि किस तर्कसंगत नतीजे तक आप पहुँचते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।